अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू एजी साइंस एकेडमी। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने का तनफ्फुस का अमल। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हवा जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो किन हिस्सों से गुजरती हुई लंग्स तक पहुंचती है। लेकिन इस टॉपिक में हमने जो बात डिस्कस करनी है वो ये है कि हमारी बॉडी में फ़िज़िकली कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, लंग्स में, हमारे थोरैक्स में यानी कि सीने में कौन कौन से चेंजेस हैं जब हम सांस लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की डेफिनेशन सबसे पहले जो मैंने लिखी हुई है, फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज, यानी कि गैसेस के तबादले से जितनी भी हमारी बॉडी में होने वाली मूवमेंट से रिलेट कर रही हैं वो सब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आती हैं। ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। लिटरली इनहेलेशन का मतलब होता है हवा को अंदर ले जाना। एयर मूव्स इनटू लंग्स टू ट्रांसपोर्ट O2। O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस। हमें किस गैस की ज़रूरत है एग्जिस्ट करने के लिए, ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, हवा को अंदर लेकर जा रहे हैं, किस लिए? ऑक्सीजन गैस को अपनी बॉडी में लेकर जाने के लिए। इस दौरान बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, इनहेलेशन के दौरान कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का में कुछ इस तरह से है कि ये लेट दैट कि ये ऊपर वाली हमारी चेस्ट कैविटी है और नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी है। ऊपर वाली चेस्ट कैविटी है और नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी है। यानी कि चेस्ट कैविटी में मौजूद लंग्स हैं और एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक वगैरह यानी कि सारा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। और दरमियान में इसके डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या है? ये एक थिक मस्कुलर शीट है जो कि चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान मौजूद है। अब चेंजेस क्या हैं? रिब्स, ऊपर वाली जो है चेस्ट कैविटी में मौजूद रिब्स मौजूद हैं। रिब्स मसल्स, इनहेलेशन के दौरान रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ऐसे सिकुड़ जाएंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी और ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। और इसी तरह से डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये नीचे की तरफ हो जाएगा। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड मूव्स डाउनवर्ड और ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इससे क्या होगा? इन दोनों तब्दीलियों से क्या होगा? चेस्ट कैविटी यानी कि जो दरमियानी खाली जगह है ये बढ़ जाएगी और एयर जो है वो लंग्स में मूव कर लेगी, लंग्स में आ जाएगी। जब चेस्ट कैविटी इंक्रीज़ करेगी तो एयर मूव्स इनटू लंग्स। स्टूडेंट्स, हमने जब प्रीवियस लेक्चर पढ़ा तो हमने देखा लंग्स जो प्रॉपरली हमने डिस्कस किया तो हमने उसका फर्स्ट मोस्ट लाइन ही ये डिस्कस की थी कि एक तरफ के एल्वेलाई मिलकर एक लंग बनाते हैं और दूसरी तरफ के तमाम एल्वेलाई मिलकर दूसरा लंग बनाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है, इस हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है ये सबसे पहले एल्वेलाई में जाएगी और एल्वेलाई से डिफ्यूज़ होकर ये लंग्स में जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि आफ्टर गैसियस एक्सचेंज इम्प्योर एयर रिमूव्ड फ्रॉम लंग्स। इम्प्योर एयर से मुराद यानी कि ऐसी गैसेस जो हमें नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं चाहिए, तो हम वो गैस किसको चाहिए? वो गैस प्लांट्स को चाहिए फॉर प्रिपरेशन देयर फूड, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, अपनी खुराक तैयार करने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हमने ऑक्सीजन ले ली, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से निकालना ये एक्सपायरेशन में होता है। इस दौरान कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? इस दौरान रिब्स मसल्स जो हैं ये रिलैक्स होंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, उसके बाद रिलैक्स होंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो नीचे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। इसी तरह से डायाफ्राम है, डायाफ्राम जब रिलैक्स होगा, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ये नीचे आया था, अब ये रिलैक्स होगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिसके नतीजे में एज अ रिज़ल्ट चेस्ट कैविटी का एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और एयर आउट ऑफ लंग्स मूव करेगी। फिर उसके बाद हाउ टू कंट्रोल रेट ऑफ ब्रीथिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हाउ टू कंट्रोल रेट ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग रेट किस तरह कंट्रोल किया जाता है? स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग का नॉर्मल रेट जो है यानी कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे थे, फ्री होते हैं, तो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 16 से 20 मरतबा हम सांस ले सकते हैं एक मिनट में। अच्छा, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सारे मैसेजेस डिलीवर करना या जो भी काम है वो सब किसके कंट्रोल में है? हमारे ब्रेन के कंट्रोल में। तो रेस्पिरेशन को, ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में जो मेन पॉइंट है वो है रेस्पिरेटरी सेंटर। कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल जब हमारी बॉडी में है, मतलब कि जब हम फ्री हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो 16 to 20 टाइम्स है ब्रीथिंग का रेट। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो हमें निकालने के लिए भी बहुत तेज़ सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सांस तेज़ लेते हैं और 30 to 40 टाइम्स पर मिनट जो है ये सांस लेने की रफ्तार होती है। सांस लेने की रफ्तार क्यों बढ़ जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज?
अच्छा, जब हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ा था तो उसमें हमने देखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं। ये 9th ग्रेड में भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में खुराक की तोड़फोड़ होती है, एटीपी रिलीज़ होती है और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी रिलीज़ होता है। तो उस दौरान हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एक्सरसाइज के लिए एनर्जी, ज़ाहिर सी बात है, एक जनरल कॉमन सेंस की बात है कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से ज़्यादा ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो इन रिएक्शंस के नतीजे में ज़ाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होगी तो उसको बाहर निकालने के लिए जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये डायाफ्राम को और रिब्स को मैसेज डिलीवर करेगा। हमारे ब्रेन में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर उसको मैसेज डिलीवर करेगा कि रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ करें रिब्स और डायाफ्राम को, जिसके नतीजे में रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाएगी। तो इस तरह से ब्रीथिंग का रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा जो कि 30 to 40 टाइम्स पर मिनट होगा। ये था आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़।